के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही आलसी था, वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन, अरे घर में खाने पे दाना नहीं और तुम हो के दिन भर आराम करते रहती हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करती? घर में एक मुर्गी है, वो जो भी अंडे देती है उसे तुम खा जाते हो। मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है। पड़ोसी पक्षी मुझ पर दया करके मुझे कुछ अनाज का दाना दे देते हैं, जिसे खाकर मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है, सोच रही हूँ कोख में ही उसे मार दूँ। क्या फायदा, अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाऊंगी? मैं भी क्या करूं? मुझे कुछ करना भी तो नहीं आता। पिताजी जिंदा थे तो खेती करते थे, लेकिन जब से वे गुजरे हैं खेत भी बंजर पड़ा है। कुछ नहीं पता उस खेत का क्या होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुनो जी, उस खेत में मेहनत करके उसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लो, कुछ तो उपजेगा, घर में तो पैसे आएंगे। अरे पगली, वो खेत बंजर है, उस पर कुछ नहीं उपजेगा, ऊपर से हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस खेत की सफाई करेंगे, फिर कुछ उस पर बोएंगे। ठीक है पगली, तू कहती है तो मैं कल से खेत पर जाऊंगा और उसकी सफाई करूंगा। अगले दिन कालू कौवा अपने खेत पर जाता है और उसकी सफाई करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। है ऊपर वाले, इस खेत में केवल पत्थर ही पत्थर है, पता नहीं यहाँ कुछ उपजेगा भी या नहीं। हाय मेरी कमर का तो कच्चू मर निकल गया। भूख भी लग रही है, ऐसा करता हूँ घर से जो मुर्गी के अंडे लेकर आया हूँ उसे खा लेता हूँ। तभी वही बूढ़ी कबूतरी कालू कौवे के खेत में आती है और उससे कहती है, बेटा कुछ खाने को है? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे माँ जी, मेरे पास तो मुर्गी के ये अंडे हैं जिसे मैं खाने वाला था, आप इसे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत भला हो, तुमने अपना भोजन मुझे दिया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर वो बूढ़ी कबूतरी उन अंडों को खा लेती है और अंडे के छिलकों को कालू के खेत में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, आपने खेत में कुछ किया ही नहीं, आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अरे टुनटुनी, खेत में तो केवल पत्थर ही पत्थर है, वहाँ कुछ कैसे उपजेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं जी, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ तो करेंगे ही। फिर कालू और टुनटुनी अपने खेत में जाते हैं। वो दोनों अपने खेत को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत सफेद अंडों से भरा हुआ था। है ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है, मेरे खेत तो अंडों से भरे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया भी खेत में अंडों को उगा हुआ देखकर हैरान थी। अरे ये तो सचमुच चमत्कार है जी, ये सब कैसे हुआ? आज से पहले मैंने कभी अंडों को खेत में उगता हुआ नहीं देखा। तब कालू कौवे ने बूढ़ी कबूतरी के बारे में टुनटुनी चिड़िया को बताया। टुनटुनी, जरूर ये सब उस बूढ़ी अम्मा के चमत्कार की वजह से हुआ है। भला उन बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने तो हमारी सारी दिक्कतें दूर कर दी। अब हम इतने सारे अंडों का क्या करेंगे? टुनटुनी, तुम ऐसा करो, इन अंडों को लेकर तुम शहर के जंगल चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी सुंदरी बहन भी वहीं रहती है, तो अंडे बेचने में वह तुम्हारी मदद भी कर देगी। और वैसे भी ठंड का मौसम है, हाथों हाथ अंडे बिक जाएंगे। बाकी के अंडों को मैं घूम घूम कर जंगल में बेचूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर शहर के जंगल में बेच देती है। उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की बहन सुंदरी कौवी उससे जलने लगती है। फिर सुंदरी कौवी सोचती है, अरे टुनटुनी तो अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रही है, क्यों ना मैं भी इसके अंडों को चुराकर बाजार में बेच दूं। वैसे भी ये मेरे घर पर कुछ दिन के लिए रुकी हुई है, यही अच्छा मौका है। फिर रात होते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी की टोकरी में से अंडे चुरा लेती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अंडे लेने के लिए सुंदरी कौवी के पास आती है। अरे बहन, अंडे देना तो, सर्दी बहुत है, अंडे खाकर कुछ आराम मिलेगा। अच्छा बहन जी, अभी देती हूँ, मेरे अंडे बहुत अच्छे हैं और काफी बड़े भी हैं। जैसे सुंदरी कौवी टोकरी में से अंडे टुनटुनी चिड़िया को देती है, उसके अंडे पत्थर में बदल जाते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ओ सुंदरी, मैंने तुझसे अंडे मांगे हैं और तू मुझे ये पत्थर दे रही है, कहीं पागल तो नहीं हो रही है? जा काम कर अपना, मैं तो चली टुनटुनी चिड़िया से अंडे लेने। सुंदरी कौवी मन ही मन पछताती रह जाती है और वही टुनटुनी चिड़िया के अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।
सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। टुनटुनी की आर्थिक स्थिति अपनी बहन टूनी के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन जंगल के मुखिया के साथ टूनी चिड़िया अपनी बहन की दुकान पर आई। अरे कैसी हो मेरी बहन? बस ईश्वर की कृपा है। अच्छा, वैसे बहन तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटी हो, लेकिन हम दोनों ने अंडे बेचने की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सब ईश्वर की कृपा है। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे और मेरे बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए बहन, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ टुनटुनी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखती हूँ और तुम्हारे बच्चों को दुकान पर काम करते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है टुनटुनी। बहन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घोंसले को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं बहन, आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूंगी ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घोंसला जिस पेड़ पर है, वो पेड़ एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे के पेड़ के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेती हूँ। तुम्हें अपने उस घोंसले की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उससे एक नया काम भी शुरू कर सकती हो और दूसरा घोंसला भी खरीद सकती हो। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई। तभी टूनी चिड़िया के बगल में खड़ा हुआ जंगल का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे टूनी बिल्कुल सही बोल रही है। टुनटुनी, आज के दौर में कौन सी ऐसी बड़ी बहन होगी जो अपनी छोटी बहन के लिए इतना सोचती है। टूनी दिल की बहुत साफ है और तुम्हारी बहुत चिंता करती है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो टुनटुनी, जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। वैसे भी हम दोनों बहन है ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बहन। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मुखिया हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। दरअसल टूनी एक लालची चिड़िया थी। उसकी नजर टुनटुनी के पेड़ पर बहुत पहले से थी और टुनटुनी बहुत सीधी सादी चिड़िया थी जो अपनी बहन को बहुत मानती थी। रास्ते में मुखिया टूनी चिड़िया से बोला, तुम्हें क्या लगता है टुनटुनी क्या तुम्हारी बात को मानेगी? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मुखिया जी, वो एक नंबर की मूर्ख चिड़िया है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाई। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते थे। उसमें से तुम टुनटुनी को कितना दोगे? पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मुझे पता है कि टुनटुनी कुछ भी नहीं कर सकती। इधर टुनटुनी अपने बच्चों से इस बारे में बात करने लगी और अपने बच्चों के साथ टूनी चिड़िया के घोंसले में आ गई। मुझे आपका फैसला मंजूर है टूनी बहन, मैं अपना घोंसला बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी टुनटुनी। अब मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेती हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। टुनटुनी उसके बच्चे को देखकर टूनी चिड़िया का पति टूनी से क्रोधित होकर बोला, तुम भी ना किन किन बेकारियों को यहाँ पर उठा कर ले आती हो। अरे धीरे बोलो जी, अगर कहीं गलती से भी टुनटुनी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फैल जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और वैसे भी मैं ये सब उसके घोंसले के लिए ही कर रही हूँ। एक बार घोंसला मेरा हो जाए फिर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। शाम को टूनी चिड़िया ने वो घोंसला और दुकान लाखों रुपए में बिल्डर को बेच दिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी चिड़िया टूनी से बोली, बहन हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो ये है कि मैं और मेरे बच्चे अच्छे से नहीं रह पा रहे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्से होते हुए बोली, कौन से पैसे? कैसे पैसे? वो मेरा घोंसला और दुकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई टुनटुनी, बात असल में ये है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम पेड़ों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारे पेड़ों को शहर के जंगल के किसी बड़े अमीर पक्षी को बेच दिया और वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टूनी बहन, अब मैं कहाँ जाऊंगी?
अरे मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी, और मेरे घोंसले से निकल जाओ। वैसे भी मेरे पति को तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों को लेकर जंगल के पास वाली नदी के किनारे पर पहुंची। अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी ही बहन ने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। टुनटुनी रोती जा रही थी। उसके आंसू नदी में टपकने लगते हैं। तभी उसमें से एक लाल परी निकलती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा मत रो टुनटुनी, मुझे तुम्हारा सारा दुख पता है। तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा देती हूँ। उसे तुम एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना, फिर देखना तुम्हारे पास खुद का एक जादुई अंडों का पेड़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे और मेरे बच्चों का दुख समझा। टुनटुनी तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया लाल परी के कहे मुताबिक उस अंडे को एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देती है और थोड़े दिन बाद ही अंडों का जादुई पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसमें से अंडे बेचकर खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगता। को अपना कोई पक्का घर नहीं था। वो एक पेड़ की डाल पर टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती, उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था। वो हमेशा बात ही सोचती रहती थी, हे ऊपर वाले, मुझे बस यही डर रहता है कि कहीं कोई शिकारी मेरे बच्चों को मार न डाले। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी कालू कुएं के घर जाती है। कालू भैया, आए हो कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। मेरा बेटा गोलू बहुत मुश्किल से अभी सोया है। अगर आप बुरा न माने तो जल्दी बोलो, क्या काम है? इधर उधर की बातें मत घुमाओ। कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख लें। मैं शाम को लौटूंगी तो अपने बच्चों को ले जाऊंगी। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। ठीक है, छोड़ दो अपने बच्चों को मेरे घर पर, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए भी भोजन लाना होगा। हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को कालू कुएं के घर छोड़कर भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर लौटती है तो वो सबसे पहले कालू कुएं के घर जाती है। चलो बच्चों, घर चलो, मैं भोजन लेकर आ गई। अरे कालू भैया, मेरे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? टुनटुनी चिड़िया, सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे उछल कूद करते रहे। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं। इन्हें तुम कल से मेरे घर पर छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रखूंगा इन्हें अपने घर में। नाक में दम कर दिया इन्होंने मेरे। बोलो पिंकी, मैंने आप दोनों को मना किया था ना, कहा था ना शैतानी मत करना, लेकिन तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं मानते? बेटा चलो जल्दी से कालू अंकल से माफी मांगो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में नहीं गई, क्योंकि जंगल में ठंड बहुत ही पड़ रही थी। बर्फ भी गिर रही थी। टुनटुनी के बच्चे और खुद टुनटुनी चिड़िया भी ठंड से कांप रही थी। मम्मा, मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मम्मा, कुछ करो मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। बहुत ठंड लग रही है मम्मा, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपने बच्चों को लेकर कालू भैया ने भी मना कर दिया है, मैं कहाँ जाऊं? तभी गोलू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे मम्मा देखिए, पिंकी को बुखार है। अरे हाँ, पिंकी को तो तेज बुखार है। गोलू, तू अपनी बहन का ध्यान रखना, मैं अभी बुलबुल आंटी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दवा लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घोंसले में लौटती है। पिंकी बेटा, उठो पिंकी बेटा, मैं दवा लेकर आ गई। ये दवा खा लो, तुम्हारा बुखार बहुत ही जल्द उतर जाएगा। पिंकी, मेरी बच्ची, तू जवाब क्यों नहीं देती? क्या हुआ तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया? मेरी पिंकी बेटी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तभी वहाँ से गुजर रही चील ने उसे रोते हुए देखा और उसके पास आई। टुनटुनी चिड़िया, सब्र रखो। इस भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे रहोगे तो यही होगा। ऐसे ही ठंड में मेरा भी बच्चा इसी तरह ठंड में मर गया था। फिर मैंने अपना घर बनाया, तुम भी अपना एक घर बना लो। देखो चिड़िया, तुमने एक बच्चा तो खो दिया, कम से कम अपने बेटे को तो इस ठंड से बचा लो। कहाँ जाऊँ बहन जी, कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं। इतनी ठंड में मैं घर भी नहीं बना सकती। हाय मेरी बच्ची मर गई मेरी आंखों के सामने, और मैं बचा भी नहीं सकी अपने बच्चे को। मैं कैसी बदकिस्मत माँ हूँ, लानत है मुझ पर। टुनटुनी चिड़िया, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने जंगल में एक सेब का घर देखा है, तुम उस सेब के घर में अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती हो। वो चील टुनटुनी और उसके बेटे को लेकर उस सेब के घर के पास आती है। फिर टुनटुनी अपने बेटे के साथ ठंड में आराम से सेब के बने घर में रहने लगी। चील उन्हें वहाँ छोड़कर अपने घर लौट आती है। सुनहरा
सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना दिया। टुनटुनी सुंदर वन में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी बहुत सीधी थी। उसके सीधेपन का सभी पक्षी फायदा उठाया करते थे और पीठ पीछे उसे बेवकूफ, बुद्धू और नासमझ जैसे टाइटल दिया करते थे। एक दिन कालू कौवा उसके घर आया। टुनटुनी, तुम बहुत सीधी और दयालु चिड़िया हो, वरना तो जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है कि उससे मदद की कोई उम्मीद भी की जा सके। क्या बात है, तुम्हें क्या मदद चाहिए? दरअसल मेरी घर की हालत बहुत खराब है। मेरे घर की छत बरसात में टपकती ही रहती है। क्या मैं बरसात के मौसम में तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इस बरसात में मेरे घर रुक जाओ। फिर बरसात बीत जाने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत कर लेंगे। ठीक है टुनटुनी, अभी जाकर अपना सामान ले आता हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 into 5 कितने होते हैं। कालू उसी दिन घर में शिफ्ट हो गया। कालू बहुत ही आलसी कौवा था। वो कोई काम नहीं करता था, वो बस खाता और सोता है। टुनटुनी ने सोचा, चलो कुछ दिनों के मेहमान से क्या काम करवाना। वो स्वयं उसके सारे काम कर दिया करती थी। एक दिन टुनटुनी नदी के किनारे दाना ढूंढने गई तो उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। टुनटुनी ने सुना तो आवाज की दिशा में गई। उसने देखा कि छोटी सी गड्ढे में एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। शायद नदी की नहर के साथ बहकर गड्ढे में फंस गई होगी। टुनटुनी उसे सावधानी से उठाकर नदी के पानी में छोड़ दिया। वाह टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम तो रोज यहाँ दाना चुगने आती हो और मैं रोज यहाँ ठंडी हवा खाने आती हूँ। मैं तो तुम्हें रोज देखती थी। तुम्हारे साथी पक्षियों के मुंह से तुम्हारा नाम भी सुना था, पर तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम सुनहरी मछली है। ओह, तो ये बात है। सुनहरी मछली, तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी हो। तुम्हारा रूप तुम्हारे नाम की तरह सुनहरा है। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, धन्यवाद। क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? हाँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। सभी पक्षियों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ में आजकल के जमाने के अनुसार चतुराई नहीं है, तो इसलिए वो सब मुझसे मतलब से बात करते हैं, वरना पीठ पीछे मुझे बुद्धू बोलकर मेरा मजाक बनाते हैं। तुम ये बात जानते हुए फिर भी तुम उनकी सहायता करती हो, पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि हर पक्षी अलग होता है और सब में कुछ न कुछ खास होता है। अब अगर मैं उन जैसी बन गई तो फिर मैं टुनटुनी नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैं अपने आप को किसी के कहने पर बदल नहीं सकती। वाह टुनटुनी वाह, मैं तुम्हारी फैन बन गई। ये हर जीव जंतु की अपनी विशेषताएं होती हैं और उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। कुछ दिन के बाद टुनटुनी को जब भी समय मिलता वो नदी किनारे सुनहरी मछली को आवाज लगाती और सुनहरी मछली वहाँ तुरंत आ जाती। बरसात के दिनों में टुनटुनी सुनहरी मछली से मिलने कम ही जा पाती थी। कुछ समय बाद बरसात का मौसम बीत गया तो एक दिन कालू के पास गई। कालू भाई, बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला फिर से बनाते हैं ताकि तुम उसमें रह सको। क्यों? मैं क्यों बनाऊं घोंसला? तुम अपने लिए घोंसला खुद बनाओ और आज से ये मेरा घर है और खाली कर दो इसे। तुम्हारा घर? ये क्या कह रही हो? ये तो मेरा घर है। देखो टुनटुनी, अब ये मेरा घर है तो मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और तुम यहाँ और नहीं रह सकती। तुम पर तरस खाकर मैंने बरसात में तुम्हें यहाँ रहने दिया, अब तुम्हें जाना होगा। कालू को वो धक्के मारकर टुनटुनी को घर से निकाल देता है। कई पक्षी शोर सुनकर अपने घरों से निकल आए। अरे कालू, क्या कर रहे हो? टुनटुनी को उसके ही घर से धक्के देकर क्यों निकाल रहे हो? क्या बताऊं तोताराम, इसने अपना घर मुझे बेच दिया है और कहा कि बरसात के बाद ये घर खाली कर दूंगी, पर अब जाने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बरसात से बचने के लिए ये मेरे घर आया था। जो झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपना पुराना घर सुंदरी कौवी को बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ, मैंने कालू से उसका घर बरसात के पहले ही खरीद लिया था। टुनटुनी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब तुमने घर के पैसे ले लिए तो तुम्हें घर खाली कर देना चाहिए। बेचारी रोती हुई नदी किनारे पहुंची। उसने सुनहरी मछली को आवाज भी नहीं दी, बस वहीं बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सुनहरी मछली खुद बाहर आई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बहन, मैंने कालू को बरसात के मौसम में अपने घर में शरण दी थी, पर अब वो उल्टा मेरे घर पर कब्जा करके बैठ गया है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे ही बुरा बना देते हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर के घर अंधेर नहीं। ऐसे पक्षी एक न एक दिन अपनी किए की सजा जरूर पाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसी नदी के तट पर बरगद के पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बना देती हूँ। सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना दिया। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुनहरी मछली, आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सहायता की। तुम यहाँ नदी किनारे खुशी खुशी रहो, कोई तकलीफ हो तो संकोच न करना। टुनटुनी खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। अब वो दिन रात किसी भी समय अपनी दोस्त सुनहरी मछली से बात कर सकती। जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लकड़ी इकट्ठा कर रही थी क्योंकि वो ठंड आने से पहले अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहती थी। एक दिन सुबह जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा बाहर बर्फ पड़ रही है। कितनी ठंड पड़ गई है। मैंने तो भोजन इकट्ठा किया ही नहीं, अब मैं क्या खाऊंगी? चलो
रही। जंगल में दूसरे पक्षी आराम से अपने घरों में बैठकर भोजन खा रहे थे, पर टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं खाने का इंतजाम कहां से करूं? टुनटुनी चिड़िया कालू कुएं के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड में ये चिड़िया मेरे घर पर क्या करने आई है? क्या है टुनटुनी? जल्दी बोलो, देख रही हो कितनी ठंड पड़ रही है, क्या काम है मुझसे? कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कई दिनों से मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। मेरे पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। कालू भैया, आपने तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया है ना? अच्छा, तो तेरी नजर मेरे जमा किए हुए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भागो यहाँ से और जाकर अपनी सूखी लकड़ियाँ खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया, अब सर्दी का मौसम आया तो मेरे भोजन पर नजर गड़ा रही हो। और अगर मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? टुनटुनी बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू को तो यही उम्मीद थी। फिर टुनटुनी सीधे मिट्टू तोता के घर जाती है। आओ आओ टुनटुनी, घर के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो टुनटुनी, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा भोजन दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है हर ठंड में जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताऊं मिट्टू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। ये अनाज की एक बोरी आप अपने साथ ले जाएं और भोजन की जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना। और अगली बार लकड़ियों के साथ साथ अनाज भी इकट्ठा करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने आज कई दिनों के बाद पेट भरकर अनाज खाया था। अनाज खाकर उसे नींद आने लगी। वो आराम से अपनी लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आ गया, सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। अब हम सभी कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? इस तरह खुले में रहे तो बर्फ में अगर जाएंगे। क्या करे, कोई कुछ उपाय बताए। मैंने देखा है, टुनटुनी ने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो रही है। इस भयंकर तूफान में केवल टुनटुनी का लकड़ी का घर ही सलामत बचा है। तभी बुलबुल बोल पड़ती है, तो हम सब चलते हैं टुनटुनी के लकड़ी के घर में रहने के लिए। नहीं नहीं, वो टुनटुनी हमें अपने घर में क्यों रहने देगी? हमने तो उसे भोजन देने से मना कर दिया था जब वो हमारे पास भोजन मांगने आई थी। वो सभी बातें कर ही रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया, अरे मिट्टू भैया, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों का घर तूफान में उड़ गया है, मैं आप सबको लेने के लिए आई हूँ। मेरे लकड़ी के घर में बहुत जगह है, आप सब आराम से रह सकते हैं। और मेरा लकड़ी का घर अंदर से बहुत गर्म है, आप लोगों को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर सभी पक्षी टुनटुनी के लकड़ी के घर में आ गए और पूरी ठंड उन्होंने टुनटुनी के लकड़ी के घर में हंसते हंसते गुजारी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। कोई बात नहीं कालू भाई, हर किसी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इस तरह सभी पक्षी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी के पति की मौत के बाद से ही टुनटुनी और पिंकी बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। टुनटुनी अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी, मेरे पति ने कितने सालों तक आपके यहाँ काम किया है, आज वो नहीं रही तो आप हमें घर से बाहर मत निकालो। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया मैंने? है? मैंने घोंसले किराए पर चढ़ाने के लिए बनाए, कोई धर्मशाला खोल कर नहीं रखी है। टुनटुनी गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सेठ पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपने गुंडों से कहकर टुनटुनी के घर का सारा सामान घर से बाहर फिकवा देता है। टुनटुनी और पिंकी कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो गए थे। दूसरी तरफ सेठ जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी बीवी उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर अकेले आ गए, मैंने कहा था ना आज घर में नहीं घुसने दूंगी। अगर कोई नौकरानी नहीं लाए तो। पुरानी नौकरानी को काम छोड़े 2 दिन हो गए, तब से सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ कर दो, कल पक्का मैं किसी को ले आऊंगा।
हाँ रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारे यहाँ, किसी को भी कह दो पैसों के लालच में दौड़ कर आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी। इतनी ठंड में मुझसे घर के काम करवा कर अपने पैसे बचाने की सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साफ साफ कह देती हूँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। सेठ कौवे को टुनटुनी का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे टुनटुनी के लिए कोई हमदर्दी थी या फिर वो टुनटुनी की कोई मदद करना चाहता था, बल्कि वो तो टुनटुनी के रूप में एक सस्ती नौकरानी चाहता था। वो तुरंत अपनी लकड़ी गाड़ी लेकर टुनटुनी के पास गया। टुनटुनी पिंकी के साथ अभी भी सड़क किनारे बैठी हुई थी। दोनों ठंड से कांप रहे थे। सेठ को देखते ही टुनटुनी हाथ जोड़ते हुए बोली, सेठ जी रहम कीजिए, मैं वादा करती हूँ जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। आपने अगर मदद नहीं की तो इस ठंड में मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेठ जी रहम कीजिए। रहम आ गया, इसलिए आया हूँ वापस। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आज से तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में रहने के लिए जगह मिल जाएगी तुम दोनों को, और कुछ पैसे भी, ठीक है? लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे, बिना किसी नानुकुर के। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूँगी ना सेठ जी, मैं सारा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ टुनटुनी और पिंकी को लेकर अपने घर पहुंचता है और सुंदरी कौवे को उनके बारे में बताता है। लेकिन सुंदरी खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती है। हे भगवान, तुमसे नौकरानी लाने को कहा था, जिम्मेदारी नहीं, इसे रखोगे कहाँ? ऊपर से इसकी बेटी भी है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो जी भर के काम कराओ इन दोनों से। तुम्हें नहीं पता आजकल नौकरानियों के दिमाग कितने खराब हैं। और रही बात रहने की, तो वो अपने घोंसले के नीचे जो खोल है वही रह लेंगी दोनों। सुंदरी कौवी टुनटुनी को काम पर रखने के लिए मान जाती है और टुनटुनी को घर के नीचे पेड़ के खोल में रहने को कहती है। खोल को देखकर पिंकी टुनटुनी से कहती है, माँ यहाँ तो सिर्फ खोल है, दरवाजा तो है ही नहीं। हम यहाँ कैसे रहेंगे माँ? मैम साहब, हम दिन में तो यहाँ रह लेंगे, लेकिन रात को? एक तो मेरे पति ने तुम दोनों को यहाँ लाकर वैसे ही तुम पर एहसान किया है, अब और क्या चाहिए? अपना कमरा दे दूं तुम्हें, रहना है तो यहीं पर रहो, वरना जा सकती हो दोनों। नहीं मैम साहब, हम रह लेंगे यहीं पर। बस अगर जमीन पर कुछ बिछाने के लिए और रात को ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या मुसीबत है, रुको यहीं पर। सुंदरी कौवी कुछ ही देर में फटी पुरानी चादर लेकर वापस आ जाती है और उस चादर को वो टुनटुनी को देते हुए कहती है, ये लो, इसी से काम चलाओ, चाहो तो बिछाओ, चाहो तो ओढ़ लो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह मेरे उठने से पहले चाय और नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझी? सुंदरी अपने घोंसले में जाकर आराम से सो जाती है। टुनटुनी इस चादर से पिंकी को अच्छी तरह लपेट देती है और खुद ऐसे ही जमीन पर लेट जाती है। दिसंबर की उस ठंडी रात में टुनटुनी और पिंकी का बुरा हाल था। खोल में हर तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। फिर अगले दिन, अरे महारानी, अब तक सो रही है? तुझे रात को ही कहा था ना, मेरे उठने से पहले चाय नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। वो माफ कर दीजिए मैम साहब, रात भर ठंड के मारे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही धूप आई तो आँख लग गई। मैं बस अभी करती हूँ सब कुछ। टुनटुनी उठकर तुरंत घर के कामों में लग जाती है। सुंदरी कौवी जितनी जुबान से कड़वी थी, उतनी ही दिल से भी कठोर थी। वो अपनी बेटी को पिंकी से बात तक नहीं करने देती थी। साथ ही टुनटुनी और पिंकी को घर का बचा कुचा खाने को ही देती थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। टुनटुनी, अभी तक ये बर्तन नहीं धोए, तू क्या कर रही है सुबह से? मैम साहब, अभी झाड़ू पोछा करके निपटी हूँ। वैसे सुबह तो बर्तन धोए थे मैंने। तो तुझे क्या लगता है मुफ्त की रोटी तोड़ने लाए हैं तुझे यहाँ पर? ये तेरी पिंकी सारा दिन बैठी रहती है, इसे क्यों नहीं कहती काम करने को? मैम साहब, पिंकी अभी बच्ची है, उसे रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। हाँ, और हम बैठे रहे तेरे इंतजार में कि कब बर्तन धुलेंगे और कब हम खाएंगे। साफ साफ सुन ले टुनटुनी, ये नवाबी मेरे सामने तो चलेगी नहीं। जब तू घर के दूसरे काम करती है तब तक इस पिंकी को बर्तन धोने में लगाया कर। ऐसे ही पूरा एक महीना गुजर गया। टुनटुनी ने सेठ से जब अपने काम के पैसे मांगे तो सेठ गुस्से से बोला, तुझे रहने की जगह दी है, खाने को भी देते हैं, अब पैसे क्यों चाहिए तुझे? कैसी बात कर रही हो सेठ जी? पूरा महीना मैंने और मेरी बेटी ने कैसे काटा है हम ही जानते हैं। पिंकी को ठंड की वजह से बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है और आपने मुझे पैसे देने की बात तो पहले ही कही थी ना, अब आप कैसे मुकर सकते हो? हाँ हाँ ठीक है। सेठ अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर टुनटुनी को देता है। टुनटुनी इन पैसों को देखकर कहती है, सेठ जी ये क्या, इसमें क्या होगा सेठ जी? वो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। वैसे भी मैंने तुझ पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपने मुझ पर? मैं और मेरी बेटी रात भर ठंड में ठिठुरते रहते हैं। आप और आपका परिवार क्या जाने ठंड क्या होती है। भगवान सब देख रहा है सेठ जी, इतने कठोर भी मत बनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? निकल अभी मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है, पर सेठ जी
कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद सेठ अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलता है। वापस आते आते अंधेरा होने लगता है। उनकी लकड़ी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। अरे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? रात होने वाली है और ये जगह भी कितनी सुनसान है। अरे भाग्यवान, रुकी नहीं, खराब हो गई है। सेठ गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी ठीक करने लगता है, पर गाड़ी ठीक नहीं होती। सेठ का घर वहाँ से काफी दूर था। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं, लेकिन ठंडी हवा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। कितनी ठंड है, मेरे तो पैर ही जम गए। सुनो जी, कुछ तो करो, बेटी का ठंड से बुरा हाल हो रहा है। हाँ, इससे पहले कभी ठंड का पता ही नहीं चला। घर में हीटर था तो पता नहीं था कि ठंड क्या होती है, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। सेठ और सुंदरी हार मानकर एक जगह बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। इतने में उन्हें कुछ दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो टुनटुनी थी, जो हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। टुनटुनी को देखते ही सुंदरी चौंकते हुए बोली, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? मैं यही पास वाली फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ। यहाँ पास ही में मेरी झोपड़ी है। आप सब जल्दी मेरे साथ चलिए, यहाँ बहुत ठंड है। टुनटुनी उन सभी को अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और ओढ़ने के लिए एक मोटा कंबल देती है। सेठ और सुंदरी बहुत शर्मिंदा थे। सुंदरी कौवी हाथ जोड़कर टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ठंड की मार क्या होती है इसका आज मुझे पता चला। टुनटुनी उन दोनों को माफ कर देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। जंगल में उन दिनों काफी ठंड पड़ रही थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा बेरोजगार था और ठंड में रोज नौकरी की तलाश में जाता और थक हार कर घर वापस लौट आता। एक दिन जब कालू कौवा थक हार कर घर लौट कर आया, तब टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, क्या जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? ऐसे कैसे घर चलेगा? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, सिवाय इस टूटे फूटे घर के। काम की तलाश में रोज भटकता हूँ, पर कोई काम नहीं देता। बाहर ठंड इतनी ज्यादा है, बदन पूरा अकड़ जाता है। अब सुनहरी बिटिया भी बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अजी, आप चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। आप बैठिए, मैं थोड़ी आग जला देती हूँ। फिर टुनटुनी आग जलाती है। माँ जी, आप सुनहरी का ध्यान रखिएगा। मैं सेठ कड़कनाथ की दुकान से थोड़ा राशन उधार लेकर आती हूँ। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया उससे कहती है, पता नहीं बहू वो बनिया राशन उधार देगा भी या नहीं। जब कल मैं गई थी उससे उधार मांगने तो वो उधार चुकाने को बोल रहा था। माँ जी, 2 दिनों से पानी पी पी कर हम लोग गुजारा कर रहे हैं। आज तो भूख सही नहीं जा रही है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ की दुकान पर पहुंचती है। सेठ जी, मुझे आटा, दाल, चावल और थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें सब देंगे, पहले पैसे तो निकालो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी। जैसे सुनहरी के बापू को काम मिलेगा, मैं सबसे पहले आपको सारा उधार चुकाऊंगी। काम मिलेगा, बस यही कहकर सारा सामान मुझसे उधार ले जाती है। कब काम मिलेगा तेरे पति को? चली जा यहाँ से। अब मैं तुझे या तेरे परिवार के किसी भी सदस्य को उधार में राशन नहीं दूंगा। सेठ जी, हम गरीबों पर रहम कीजिए। आखिर हम कहाँ जाएंगे? 2 दिनों से पानी में गुजारा कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार अब भूख सहन नहीं कर पा रहा है। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोगों पर रहम करो मालिक। अबे तो मैं क्या करूं? जाकर किसी पेड़ से नीचे कूद जा पूरे परिवार के साथ। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और जाते जाते अपना घर मेरे नाम करते जाना। तेरा सारा पिछला उधार चुकता हो जाएगा। नहीं तो तू मरने के बाद भगवान को क्या मुँह दिखाएगी? ऐसा कहकर कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी चिड़िया को भगा दिया। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर आ रही थी। तभी उसने देखा कि कड़कनाथ सेठ का बेटा कुएं में गिरने ही वाला था। फिर टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से उड़कर उसे बचा लिया। ये सब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ देख लेता है। वो तुरंत टुनटुनी चिड़िया के पास आया। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे घर के चिराग को बुझने से बचाया है। तुम्हें जितना भी राशन चाहिए मैं दे दूंगा। फिर कड़कनाथ सेठ ने टुनटुनी को ढेर सारा राशन दिया और कुछ पैसे देते हुए बोला,
टुनटुनी बहन, मेरी कोई बहन नहीं, आज से तुम मेरी मुंह बोली बहन हो। तुम्हारा ये भाई तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये कुछ रुपए रखो, इससे कोई काम धंधा शुरू करो और किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो मुझे कहना। टुनटुनी चिड़िया राशन लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में ठेले पर पानी पूरी बिकती हुई दिखाई देती है। अरे क्यों ना मैं थोड़ी चटपटी पानी पूरी खरीद कर घर ले चलूं? माँ जी और कालू जी खाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया चटपटी पानी पूरी खरीदती है और सोचने लगती है, क्यों ना मैं और कालू जी पानी पूरी बेचे? ठंड का मौसम है, इस मौसम में चटपटी पानी पूरी खाकर जंगल के पक्षियों को मजा आ जाएगा। वैसे भी मुझे तो पानी पूरी का पानी भी बनाना आता है। मैं इस बारे में घर पर बात करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घर पर ढेर सारा राशन लेकर जब वापस आती है तो टुनटुनी चिड़िया के साथ टूनी चिड़िया उससे कहती है, बहू इतना सारा राशन कहाँ से मिला तुझे? टुनटुनी चिड़िया ने सारी बात अपनी सास और पति को बताई और अपने पति से कहा, कालू जी, जब मैं घर वापस लौट रही थी तो मैंने पानी पूरी बिकती हुई देखी और मैंने थोड़ी खरीद भी ली। पानी पूरी की ठेले पर जंगल के पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। क्यों ना आप भी पानी पूरी का ठेला लगा लो? मैं पानी पूरी बनाकर दे दूंगी, आप उसे बेच देना। बेटा बहू ठीक कह रही है, आखिर तू भी तो इतने दिनों से कोई काम ढूंढ रहा था, तो तू और बहू पानी पूरी बेचना शुरू कर दो और मैं घर में रहकर सुनहरी बिटिया को संभाल लूंगी। अगले दिन से वो दोनों पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटी स्वादिष्ट पानी पूरी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। तभी कड़कनाथ सेठ उनकी पानी पूरी के ठेले पर आता है और कहता है, अरे वाह टुनटुनी बहन, तुमने पानी पूरी का ठेला खोल लिया। अब देखना तुम्हारी सारी समस्याएं कैसे दूर हो जाएंगी। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं चलता हूँ। हाँ बहन, मेरी दुकान पर जितने भी ग्राहक सामान लेने आएंगे मैं उनको तुम्हारे पानी पूरी के ठेले के बारे में बताऊंगा, ठीक है? इतना कहकर कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने ग्राहक पक्षियों को पानी पूरी के बारे में बताता है। फिर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पानी पूरी लेना शुरू कर देते हैं और सभी पक्षी स्वादिष्ट पानी पूरी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।